गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मार्च के इंपोर्टेंट करंट को। यहाँ पर पहला सवाल है, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा प्रभा वर्मा को। यह पुरस्कार 2023 का है लेकिन 2024 में मिला है और ऐसे ही मिलता है 2024 का मिलेगा 2025 में। 2023 का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है। वे केरल से हैं। उनका उपन्यास है रौद्र सात्विकम। ये मलयालम उपन्यास है, इसके लिए दिया गया है। इसका संबंध साहित्यिक क्षेत्र से है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों के लेखकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में दिया जाता है। संस्थापक के बिड़ला फाउंडेशन। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रारंभ हुआ तो 1991 में। प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी भाषा में। और 2022 का सरस्वती सम्मान मिला था, यानी पिछली बार शिव शंकरी को। सूर्यवंशम इनकी आत्मकथा है इसके लिए, और ये तमिल भाषा में लिखी गई है। संजय मुखर्जी किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। 19 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग ने आईपीएस संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीजीपी नियुक्त किया है। एक दिन पहले आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और 6 राज्यों के गृह सचिव पद से हटा दिए थे। संजय मुखर्जी 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब तक वह फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। संजय को नवंबर 2017 से 17 में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। पश्चिम बंगाल की लोकेशन मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बीपी गोपाल का 1 वैशाख को अभी राज्य दिवस घोषित किया था पश्चिम बंगाल ने। पद्म भूषण पुरस्कार 2024 का अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ये पश्चिम बंगाल से हैं। वैसे पद्म भूषण पुरस्कार 2024 में 17 व्यक्तियों को मिला है। इनमें अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हैं और पद्मश्री मिला है 110 व्यक्तियों को 2024 में। तो ये कुछ पश्चिम बंगाल से हैं। तो रतनकार इन्हें पद्मश्री मिला है। ये भादु लोक गायिका हैं, ये भी पश्चिम बंगाल से हैं। दुखू माझी को पद्मश्री मिला है। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। गीता राय बर्मन, ये इन्हें भी पद्मश्री मिला है 2024 का। राजवंशी लोक गायिका हैं, इन्हें कला क्षेत्र में मिला है और ये पश्चिम बंगाल से हैं। ये काफ़ी पूछे जाते हैं। हाल ही में किस भारतीय को डायना स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर है उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा की मानसी गुप्ता को 14 मार्च 2024 को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके साथ ही दुनिया भर के 20 लोगों को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानसी गुप्ता एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक हैं। उदय भाटिया को यह पुरस्कार कम लागत वाले विद्युत उपकरण के आविष्कार के लिए मिला है। डायना स्मृति पुरस्कार यह उन युवाओं को दिया जाता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। यह पुरस्कार 1999 में वेल्स की राजकुमारी डायना के सम्मान में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के द्वारा शुरू किया गया था। और बात करें कुछ अन्य पुरस्कारों की, तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 का बी.आर. कंबोज को। 33वां जी.डी. बिरला पुरस्कार 2023 अदिति सेन डे को। और अदिति सेन डे जी.डी. बिरला पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला है। के.पी.पी. नाम्बर पुरस्कार 2024 का एस सोमनाथ को मिला है, जो इसरो के अध्यक्ष हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 का सुकृता पॉल कुमार को। और इनकी पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को 2023 का। और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 का डॉक्टर ऋतु करथिल और नवीन तिवारी को। असम वैभव अवार्ड 2024 का रंजन गोगोई को। कसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 ये भारत को मिला है। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है 108वां और डेनमार्क रहा है इसमें टॉप पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूएनडीपी यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका काम देशों में गरीबी खत्म करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करना है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और हेड
अचीम स्टीनर। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने दिव्यांग श्रेणी में किसे राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? आंसर होगा शीतल देवी को। शीतल देवी जम्मू कश्मीर की निवासी हैं। उन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और वे पहली अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 में खेले गए थे और 2022 के थे। मैं एक ही सीजन में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी और पैरा एशियन गेम्स 2023 में उन्होंने कुल 3 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। हाल ही में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है व्लादिमीर पुतिन। 17 मार्च को व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। 15 से 17 मार्च तक हुई वोटिंग में पुतिन को 88% वोट मिले हैं और उनके विरोधी निकोलो खारितुनोव को 4% वोट मिले हैं। व्लादिमीर पुतिन पहली बार साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे और वो 2008 तक इस पद पर रहे थे। इसके बाद 2012 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए और 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था और जनवरी 2020 में पुतिन ने संविधान में संशोधन के जरिए 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहने की सीमा को खत्म कर दिया था। इसे सही साबित करने के लिए पुतिन ने एक जन्म संग्रह भी करवाया था। इसी के साथ पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहने का उनका रास्ता साफ हो गया है और इससे पुतिन सोवियत संघ पर करीब 3 दशकों तक राज करने वाले स्टालिन से आगे निकल जाएंगे। रूस की संसद, जिसे फेडरल असेंबली कहते हैं, इसके भी भारत की तरह 2 हिस्से हैं। ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ फेडरेशन कहा जाता है और निचले सदन को स्टेट डुमा कहते हैं। भारत में प्रधानमंत्री का जो रोल होता है वो रूस में जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। रूस की लोकेशन मैप में यहाँ है, जो रेड वाला दिख रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बने हैं फिर से। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं और 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की मेजबानी यह अध्यक्षता रूस करेगा। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 में जोखिम प्रबंधन अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ये आरबीआई को चुना गया है। लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। और बात करें आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर कौन है अभी? तो आरबीआई के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं। मार्च 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? आंसर है भारत। 19 मार्च को स्विस ऑर्गेनाइजेशन ने IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो ये रिपोर्ट 2023 की है। इसमें प्रथम स्थान पर बांग्लादेश है, यानी सबसे खराब हवा बांग्लादेश की है, और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और भारत तीसरे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी दिल्ली है, या सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। और सबसे प्रदूषित महानगर बिहार का बेगूसराय है। तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर है CP राधाकृष्णन और इन्हें ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी है। पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था। CP राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। वे 2023 में झारखंड के 10वें राज्यपाल बने थे और वर्तमान में भी वहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है यहाँ की तेलंगाना की और तेलंगाना और पुडुचेरी की। और राधाकृष्णन कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे तमिलनाडु के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो 2016 से 2019 तक अखिल भारतीय कोयर बोर्ड के अध्यक्ष थे और MSME मंत्रालय के वो अधीन हैं, जो MSME मंत्रालय के अधीन है। किस भारतीय शहर ने दुनिया का सबसे लंबा डोसा बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में बनाया गया है। 16 मार्च को बेंगलुरु में AMTR फूड कंपनी ने लॉरमन किचन इक्विपमेंट के साथ मिलकर 123 फीट लंबा दुनिया के सबसे
लंबे डोसे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। पिछला रिकॉर्ड लगभग 54 फीट का था जो 2014 में बनाया गया था। इस डोसे को MTR के 100 साल पूरे होने पर बनाया गया है। MTR भारतीय फूड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अब देखते हैं स्टैटिक जीके, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती आश्रम से, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। गांधी जी ने दांडी मार्च के लिए अपने कितने समर्थकों के साथ प्रस्थान किया था? तो 78 है इनकी संख्या, और कहीं कहीं 79 या 79 है। गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक लगभग कितने मील की यात्रा तय की थी? तो ये 241 मील या 385 किलोमीटर थी। गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च कितने दिन चला था? 24 दिन चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 2030 तक चला था। और गांधी जी ने कब दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। तो ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, और यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। ये दोनों ही डेट पूछी जाती हैं। और यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? साबरमती आश्रम से। और इसका उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन का ब्रिटिश नमक एकाधिकार और करों का विरोध, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दांडी, जो नवसारी गुजरात में एक जिला है। दांडी एक गांव है और नवसारी जिला है गुजरात का, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था 1934 को, और शुरू कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछा था महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का विजेता कौन बना है? इसका आंसर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और इसकी कप्तान कौन है? स्मृति मंदाना। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म सी स्पेस लॉन्च किया है? इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा।